हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है और होनी भी चाहिए क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो आज आप लोगों को चैप्टर में कराने वाला हूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बहुत मार्क्स का आता है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है कैलकुलस। मैं बताना चाहूँगा कैलकुलस एक मैथ है, बिल्कुल यूनिक मैथ है। जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सभी अलग अलग प्रकार के मैथ हैं। इन मैथ्स को आप पढ़ चुके हो 11th क्लास की स्टडी तक। कैलकुलस का कुछ पार्ट 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। आज की जो वीडियो है 11th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, जो कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स के बच्चे, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत मजा आएगा, इतना मजा यानी कि ये चैप्टर, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। जैसा बता रहा हूं कैलकुलस मेरा फेवरेट है और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी फेवरेट हो जाएगा। फेवरेट क्या होता है? जो चीज हमें अच्छी लगती है, जिस चीज को करने में मजा आता है, जिसमें खुशी होती है, वो सभी चीजें हमारी फेवरेट हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये कैलकुलस नया मैथ आप लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा क्योंकि इसकी हर एक क्वेरी आपकी सॉल्व होने लग जाएगी, कोई डाउट नहीं आएगा। आप एडवांस चलोगे, बहुत एडवांस लेवल तक की कैलकुलस आप कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी चीज को सीखने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से उठते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज हम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कैलकुलस ये अपने आप में एक मैथ होता है। इस मैथ के अंदर यानी कि क्लास 12th के अंदर ये 35 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि लॉटरी लग जाएगी अगर कैलकुलस आ गया। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप जैसा कैलकुलस किसी को नहीं आता होगा। इतना बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ समझाया जाएगा। तो कैलकुलस में हम पढ़ने क्या वाले हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलस के अंदर, इस मैथ के अंदर 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यानी कि ये 5 चैप्टर आपके मैथ्स के अंदर कैलकुलस के चैप्टर हैं। क्लास 12th की बात हो रही है बच्चों, क्लास 12th की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लास 12th के अंदर ये 5 चैप्टर आपके कैलकुलस के पार्ट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलस एक मैथ है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, इस सभी प्रकार के मैथ होते हैं, तो कैलकुलस भी इसी प्रकार का एक मैथ है। इस मैथ को हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अलजेब्रा, जब हमने अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे बच्चों, तो आप लोगों ने सबसे पहले काउंटिंग सीखी, काउंटिंग के बाद फिर टेबल सीखे, फिर टेबल्स के बाद आप आए कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन में आपने ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसी कुछ कैलकुलेशन सीखी जो अलजेब्रा का पार्ट थी। तो उसी प्रकार इसकी काउंटिंग्स, इसके टेबल, इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, इसका प्रोडक्ट रूल, इसका डिवीजन रूल, ये सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी कि एक नया मैथ शुरू होने वाला है बच्चों और बहुत बेहतरीन मैथ है, बहुत मजा आएगा कैलकुलस। तो आज हम कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका चैप्टर नंबर जो 5 है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 जो है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस जो नाम है, इस नाम पर जो एक्सरसाइज गिवन है आपको, वो है बच्चों 5.1 और 5.2 लास्ट 2 क्वेश्चंस।
यानी कि इन एक्सरसाइज पर एनसीईआरटी लेवल की बात कर रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर इन दो टॉपिकों से लेकर दो इतने ही क्वेश्चन है, 5.1 में और 5.2 में लास्ट के 2 क्वेश्चंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। मगर इस टॉपिक से पहले हम एक और बेहतरीन टॉपिक जो डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसको आप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पेशेंस रखना है। मैं छोटी छोटी बातें 11th क्लास में जो पढ़ी हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। किसी चीज को अगर हम तसल्ली से, पूरे पेशेंस के साथ और फुल फोकस के साथ समझते हैं तो हो ही नहीं सकता वह चीज समझ ना आए आपको। बस थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें बिल्कुल एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। अच्छे से इस बात को हम समझेंगे। मंडे के इस वीक को खत्म होते होते इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत कुछ आता होगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। मैं आप लोगों से सैटरडे को इस बारे में डिस्कस करूंगा लाइव आकर। चलो बच्चों, अब बताते हैं डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। ये एक ही टॉपिक है, एक ही नाम है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बच्चों अवकलन कहा जाता है। बच्चों, इसको हिंदी में अवकलन कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को अब एक बात बताने वाला हूं। इस चैप्टर को हम बिल्कुल देसी भाषा में और अपने लाइफ स्टाइल को यूज करके सीखेंगे। तो बच्चों, अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स का नाम है और हिंदी में इसको अवकलन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, अवकलन, इसका मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स, यानी किसी चीज को तोड़ना। डेरिवेटिव मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, किसी चीज को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो आप लोगों को सबसे पहले एक खुशखबरी है, वो सुना देता हूं इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर कुछ आया, मेरा आंसर कुछ आया, आपके फ्रेंड का आंसर कुछ आया, यानी कि 3, 4, 10%, कितने भी पर्सन आप ले सकते हो, उनके आंसर सबके डिफरेंट आए। तो सबके आंसर सही हो सकते हैं बच्चों। एनसीईआरटी से आंसर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे आंसर और सबके डिफरेंट है, तब भी आंसर सेम हो सकते हैं। इस बात को मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं, क्यों सही हो सकते हैं। डेरिवेटिव के अंदर सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमारा आंसर कुछ भी आ जाए वो ठीक होगा, मगर हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग अप्रोच सही होनी चाहिए। अगर अप्रोच सही है, आंसर कुछ भी आता है तो वो ठीक माना जाएगा। इस बात को मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक यहां पर जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहां पर हम जो तोड़ने की बात कह रहे थे कि भाई इसका मतलब तोड़ना होता है, किसी चीज को तोड़ना होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। तो हम यहां पर किस चीज को तोड़ते हैं? हम यहां पर फंक्शंस को तोड़ते हैं। मेरे बच्चों, हम यहां पर फंक्शंस को तोड़ते हैं। यहां पर किसको तोड़ते हैं? फंक्शंस को तोड़ते हैं। तो अब तोड़ने के ऊपर कुछ बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि भाई मैंने अपने 3 बच्चों को, 3 स्टूडेंट्स को मैंने 3 अलग अलग फंक्शन दिए, यानी कि फंक्शन के तौर पर हम बात कर लेते हैं एक रूम की, एक क्लासरूम, सेम टाइप के 3 क्लासरूम मैंने अपने 3 डिफरेंट बच्चों को दिए कि उनसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, जो कमरा मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसको तोड़ना है। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे, उन तीनों को मैंने सेम टाइप का कमरा दे दिया और उनसे कहा इसको तोड़ना है। और मैंने तीनों के हाथ में, जैसे पहले वाले के हाथ में मैंने हथौड़ा पकड़ा दिया, दूसरे बच्चे को बिल्डोजर पर बिठा दिया और तीसरे बच्चे को रॉकेट दे दी। अब तीनों इस कमरे को, सेम टाइप के कमरे को तोड़ेंगे, मगर टूटने का हुलिया अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। यानी कि तीनों बच्चों ने काम सेम प्रकार का किया,
तोड़ने का काम किया, मगर आंसर क्या है बच्चों? डिफरेंट। ये तो आप लोग जानते हैं कि भाई हथौड़े से किसी घर को तोड़ेंगे तो वो अलग प्रकार से टूटेगा, बुलडोजर किसी घर पर चढ़ा देंगे तो अलग प्रकार से टूटेगा। यानी काम तोड़ने का किया जा रहा है पर आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो वही चीज यहां पर हम अलग अलग अप्रोच लगा के सॉल्व करेंगे। अप्रोच सही है जो इसमें एलिजिबल होती है, हम अप्रोच की स्टडी करेंगे और आंसर अलग अलग आएंगे तो वो हमारे ठीक हो सकते हैं, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। तो हम कुछ इसी प्रकार की चीजों की यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को इस सारी बातों के बीच में एक बात बताई, फंक्शन, कि भाई डेरिवेटिव यानी कि तोड़ने मोड़ने मरोड़ने का जो काम है ना बच्चों, वो किसका करना है, किस में करना है? फंक्शन में करना है। यानी कि फंक्शनों के साथ खिलवाड़ करना है। तो खिलवाड़ फंक्शंस, किन फंक्शंस के साथ करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। FUNCTION यानी कि फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि जुगाड़ क्या है। तो बच्चों, जितने भी फंक्शन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, जितने भी फंक्शन, दो फंक्शंस के सब टॉपिक्स बहुत होते हैं, मेन फंक्शंस की बात हो रही है। तो मेन फंक्शंस में आपको रिमाइंड रखने यानी कि याद रखने के लिए बच्चों, सबसे अच्छी बात, मेरे साथ इस चैप्टर में, इस मैथ में जुड़ने के बाद आप लोगों को कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा वादा है आप सभी से, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरी कही हुई बातों को सुनो और कही हुई बातों पर इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट जिस तरीके से मैं बोलता रहा हूं उस तरीके से, ज्यादा पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूंगा। मेरी क्लास के अलावा आधा घंटा आप पढ़ लो और आप इस चैप्टर में फेमस ना हो जाओ तो मेरे नाम बदल देना। स्कूल में टीचर्स आपकी इज्जत करेंगे, ट्यूशंस पर, घर पर, हर जगह आप लोगों की एक अलग वैल्यू होगी, क्योंकि कैलकुलस आप लोगों को आता होगा। कैलकुलस की बहुत डिमांड है मार्केट में बच्चों। तो बच्चों, फंक्शन के अंदर फंक्शंस याद करने का एक तरीका बताता हूं, आईलेट। आप लोगों को मैं अगर बताता कि भाई ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, तो आप हो सकता है याद रहता, कुछ दिनों बाद भूल जाते, मगर अब नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। आईलेट यानी कि आपको मैं लिखा ILATE, आईलेट यानी कि इस नाम को याद रखना है, सारे फंक्शन याद हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैसे याद रखना है, सुनो ध्यान से। आईलेट हमें नाम याद हो गया मेरे बच्चों। उसका आईलेट अगर नाम याद होता है तो हम बोल सकते हैं ILATE, उसकी स्पेलिंग होती है और पहला वर्ड होता है आई, और आई होता है बच्चों इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। क्या होता है बच्चों? इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। यहां पर आई कह रहा है कौन से फंक्शन है? इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस हैं। और अब बात आती है एल की। एल क्या कह रहा है बच्चों? लॉगरिथमिक, लॉग फंक्शन। कौन से फंक्शन है बच्चों? लॉग फंक्शन। एल मतलब लॉग फंक्शन, ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शन बच्चों? एलजेब्रिक फंक्शन। और टी मतलब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई कह रहा है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन से फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि अब ये फंक्शंस की स्टडी हम इस चैप्टर में करनी है। किस लिए करनी है? तोड़ने के लिए करनी है, तोड़ मरोड़ करने के लिए करनी है। इन्होंने हमारे साथ बहुत खेला है, अब इस चैप्टर के अंदर हम इनके साथ खेलेंगे, और पता है कैसे खेलेंगे? इनको तोड़ देंगे, फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। सबसे पहला फंक्शन मैंने बताया इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस में साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है और कोसेक इनवर्स एक्स होता है। यानी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन हो गए बच्चों। आप लोग अलजेब्रा मैथ जब पढ़ना शुरू किया तो आपने काउंटिंग सीखी, वहां पर यहाँ काउंटिंग का काम हम ये कर रहे हैं कि हम फंक्शन सीख रहे हैं। उसके बाद वहां पर टेबल सीखे, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले सीखेंगे टेबल के तौर पर। फिर वहां पर जोड़ना सीखा, तो यहाँ पर हम जोड़ना भी सीखेंगे। वहां पर घटाना सीखा, यहाँ पर भी घटाना सीखेंगे। वहां मल्टीप्लाई सीखा, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। बहुत मजा आएगा। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ये होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है इनवर्स, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इन्हीं इनवर्स की तो स्टडी आप लोगों ने की है। अब बात आती है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? लॉग फंक्शन होते हैं लॉग के साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, क्या बच्चों? कोई भी वेरिएबल, यानी लॉग का जो एंगल होगा ना, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे log x, log y, log z, यानी कि अगर ये वेरिएबल है तो ये फंक्शन है। अगर मैं लिख दूं log 1, log 2, तो बच्चों ये क्या है? ये कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक log a, ये सभी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। लॉग का एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? लॉग का एंगल वेरिएबल होगा तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। वेरिएबल कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमने जान लिया। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। बच्चों बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? अलजेब्रिक होते हैं x की पावर n, यानी कि x की पावर n में ये x जो है ना बच्चों, ये तो वेरिएबल है, और ये n जो है ना बच्चों, ये कांस्टेंट है। ओके बच्चों, x की पावर n, यानी कि x यहां पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और n यहां पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन? तो मेरे बच्चों, कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट लाइक 1, 2, a, b, अल्फा, बीटा, ये सारे क्या है बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट सारे अलजेब्रिक के पार्ट हैं बच्चों, सारे अलजेब्रिक के पार्ट हैं। और अलजेब्रा का पार्ट क्या है बच्चों? और अलजेब्रा का पार्ट है बच्चों a की पावर x। एक ये अलजेब्रा का पार्ट और एक ये, और एक a की पावर x। अब ये a की पावर x में बच्चों जो a है ना वो कांस्टेंट है, और x जो है ना वो वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ओके बच्चे, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, यानी कि ऊपर क्या था? x वेरिएबल था, n कांस्टेंट, यानी कि अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट भी आ सकता है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल भी आ सकता है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और अकेला कांस्टेंट, ये सब अलजेब्रा के पार्ट हैं। इनकी सभी की स्टडी करनी है। हमने आई फंक्शन समझ लिए, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, हमने एल फंक्शन समझ लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, हमने ए फंक्शन समझ लिए, अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें ये तीन आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? देखो बच्चों, मैं यहां बता रहा हूं अलजेब्रिक फंक्शन में तीनों आते हैं। फंक्शंस तो बच्चों ये दो हैं, ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फंक्शन तो नहीं है मगर अलजेब्रा का पार्ट है, इसलिए अलजेब्रा के अंदर लिख दिया। ये है कांस्टेंट, फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, अलजेब्रा का पार्ट है, इसलिए अलजेब्रा के पोर्शन में हमने लिख दिया है। फंक्शंस दो हैं ये। ओके बच्चों, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने इनवर्स जान लिया कि आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। अब बात आती है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसकी बात आती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है।
अब मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन नहीं जानता। ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, इतनी बार आपने पढ़ा है, आप लोगों को भली बात ही पता होगा। एक होता है साइन एक्स, एक होता है कॉस एक्स, एक होता है टेन एक्स और एक होता है सेक एक्स, कॉसेक एक्स और हमारा छठा कॉट एक्स। तो ये बच्चों, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आप लोगों ने इनके बारे में डिटेल में पढ़ भी रखा है, यहां पर कुछ अलग तरीके से हमें इनको पढ़ना है। तो बच्चों उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा आता है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर कोई भी वेरिएबल, e की पावर x, e की पावर y, e की पावर z, ये वेरिएबल, ये ऑल आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये इसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों ये तो हमने जान लिया कि अब इन फंक्शंस की हमें स्टडी करनी है। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को अब इनके डिफरेंशिएशन की तरफ लेके चलते हैं। जो मैंने टॉपिक बताया था अवकलन, अवकलन यानी कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, यानी कि अब इनको तोड़ा कैसे जाता है, इस बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब आप लोगों को मैं फॉर्मूलों से इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि इनके फॉर्मूले क्या हैं। फॉर्मूलों को सुन के आप ये मत समझना कि आपको मैं याद करने के लिए बोलूंगा, मैं आपसे याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। आज से ठीक 4 दिन बाद ये फॉर्मूले हर बच्चे को, वीक से वीक स्टूडेंट को याद होंगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। बस जो मैं बोलता जाऊं वो करते जाना, जो मैं बोलता जाऊं वो करते जाना, सुनते जाना। आप लोगों को हर चीज अच्छे से समझ आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लेते हैं टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताता हूं, हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का सिंबल होता है, क्या होता है बच्चों? सिंबल, सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, या हम कह सकते हैं डी अपॉन डी वाई, या हम कह सकते हैं डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा। यानी कि अब आप लोगों को बताना चाहूंगा इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, यानी कि होता क्या है। ये होता है बच्चों डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर। तो बच्चों d अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे क्या हमें इतना लंबा लिखना पड़ेगा? हर डेरिवेटिव करने के समय हमें इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ेगी? नहीं बच्चों, आपको लिखना तो पड़ेगा पर इतना नहीं लिखना पड़ेगा। वो लिखना क्या पड़ेगा, जैसे मैं इसमें बताता हूं। इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को आप लिख सकते हो DIFF डॉट, डिफरेंशिएशन विद, विद को लिख सकते हो W डॉट, रिस्पेक्ट को लिख सकते हो R डॉट, टू को लिख सकते हो T डॉट। अब यहां पर तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए वहां x लिखा है, यहां पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y लिखेंगे। यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पर हम थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा लिखेंगे। यानी कि ये सिंबल हो गया। इस तरीके से डेरिवेटिव करते समय, करने से पहले लिख के बताना होगा कि भाई हम इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कंक्लूजन तो निकल के आया सामने, वो ये है कि हम डेरिवेटिव उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे
जिस रिस्पेक्ट का क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर साइन एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और साइन टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि अब टी रेशियो के डेरिवेटिव्स क्या होंगे। बच्चों मैं दोबारा बताता हूं, टी रेशियो फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का है तो साइन एक्स की बात कर रहे हैं हम, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। अब आप लोगों को जितने भी डेरिवेटिव फंक्शंस के फॉर्मूले होते हैं ना बच्चों, उन सबके एक फॉर्मूलों के लिए एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि अगर कहीं भी सी दिखाई दे बच्चों, क्या दिखाई दे, सी मतलब गलत मत सुनना, सी मतलब ए बी सी वाला सी है, तो सी दिखाई दे, तो बच्चों अगर सी दिखाई दे तो आपको माइनस का निशान लेना होगा, टेकिंग नेगेटिव ऑलवेज, टेकिंग माइनस का निशान लेना है हमेशा। ठीक है बच्चों, अभी क्लियर हो जाएगी। एक हिंट है जिससे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो पाएंगे आप लोगों को बिना याद किए भी। तो बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन कॉस आपस में इनके डेरिवेटिव सेम होते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। और मैंने आपको यहां बताई थी कि सी दिखाई दे, सी दिखाई दिया, और सी दिखाई दिया तो हम क्या ले लेंगे यहां पर, माइनस। साइन कॉस का आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा, 4 दिन का समय मुझे दीजिए, उसके बाद आप लोग खुद बोलोगे याद हो गया, और मैं पूछूंगा भी आप लोगों से। साइन के बाद आगे बढ़ते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स और डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स और डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन और सेक का एक लिंक होता है। ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट और कॉसेक का लिंक होता है। तो यहां पर बच्चों टेन का होगा सेक स्क्वायर थीटा और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, और आप लोगों को यहाँ क्या दिखाई दिया है, सी। भाई मजा आ गया, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो आप लोगों को ये 4 फॉर्मूले ऑलमोस्ट याद हो ही गए होंगे, पर होंगे नहीं हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। मेरा वादा है आप लोगों से, 4 दिन मैंने आप लोगों से मांगे, आप मुझे दीजिए, फॉर्मूले अपने आप याद होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले और बच गए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। डी अपॉन डी एक्स, पहला है मेरे बच्चों सेक एक्स, दूसरा है मेरे बच्चों कोसेक एक्स। तो अब बच्चों इन 2 फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं। सेक एक्स, तो सेक एक्स, सेक और कॉस, देखो इन दोनों का भी एक आपस में लिंक होता है। ये क्या कैसे लिंक होता है, ये साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, दोनों उल्टे होते हैं, और इनके बारे में बहुत से फॉर्मूले हम पढ़े भी हमने। तो सेक का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, और सेक का लिंक किसके साथ होता है बच्चों, टेन एक्स। सेक के साथ कौन आएगा, टेन एक्स। अब कॉसेक के साथ कौन आएगा, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और बच्चों कॉट एक्स। तो फॉर्मूले हो गए, मगर सी फिर से दिखाई दे गया, सी दिखाई देगा तो बच्चों माइनस। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे बच्चों, जिनके फॉर्मूले मैंने एक एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मेमोरी में फीड करने के लिए कुछ बातें बता के आप लोगों के सामने लिखे हैं। ऐसे आज हम सभी फंक्शंस के फॉर्मूले लिखेंगे, जिससे फॉर्मूले माइंड में सेट हो जाएंगे। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखना, उससे बातें सुनना। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं फॉर्मूले याद करना, आप 1 से 2 से 3 बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आप लोगों को ना बहुत कुछ कॉन्फिडेंस अप होगा। एक बात को हम
10 बार सुनते हैं और एक बात को हम एक बार सुनते हैं, तो हमें जो 10 बार सुनी है बात वो याद हो जाती है। और 10 बार हम क्या चीज सुनते हैं, आप लोग खुद सोचना इस बात पे, थिंक अबाउट इट। तो इस बात को आप 2 से 3 बार खुद रीड कर लेना, यानी कि वॉच कर लेना। अब आप लोगों को अलग अलग सुनने की जरूरत नहीं, आपके पास वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगी, तो आप लोग इस चीज को बार बार देख भी सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद इनवर्स फंक्शंस के ऊपर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले करते हैं। तो हिंट तो मेरी एज इट इज लिखी रहेगी। इनवर्स की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स में आ जाते हैं और इनवर्स के फॉर्मूले की स्टडी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस में सबसे पहला है मेरे बच्चों डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। और इसके साथ एक और आ जाता है डी अपॉन डी एक्स, यानी पेयर में चल रहे हैं हम, दूसरा लिख लो चाहे, कॉस इनवर्स एक्स। अब बच्चों दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, यहां पर दोनों के क्या है, फॉर्मूले सेम हैं। यहां पर साइन का फॉर्मूला हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बताया दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। मगर सी, ये क्या है, सी है तो बच्चों नेगेटिव निशान आ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ आई होगी। उसके बाद तीसरा है हमारा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और चौथा है हमारा डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों भी सेम होते हैं। इसका होता है फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये क्या है, सी है तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और अब पांचवा और छठा, पांचवा है बच्चों डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। तो अब इनके फॉर्मूले बच्चों क्या होंगे, सेक इनवर्स एक्स का और इसका दोनों का सेम होता है। इसका होता है 1/x√x² माइनस 1, तो इसका भी क्या होगा, सेम, x√x² माइनस 1। अब बच्चों यहां क्या है, सी है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये 6 फॉर्मूले थे। और ये फॉर्मूले 6 नहीं 3 ही कहे जाएंगे, क्योंकि 2 के पेयर में थे। एक दोनों ऊपर नीचे सेम है, यहाँ पर ऊपर नीचे सेम है और यहाँ पर ऊपर नीचे सेम है, और सी वालों के साथ माइनस आ गया है। वेरी इजी। अब बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलों की। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रिक फंक्शंस। तो मेरे प्यारे बच्चों अलजेब्रिक फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने बताए थे x की पावर n एक ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, और a की पावर x एक अलजेब्रिक फंक्शन ये होता है। और आपको एक बताया था कांस्टेंट टर्म भी, कोई भी कांस्टेंट टर्म भी अलजेब्रा का एक पार्ट होती है। कांस्टेंट टर्म फंक्शन नहीं होती, मगर एक कांस्टेंट टर्म किसी भी अलजेब्रा का एक पार्ट होती है। और यहाँ पर x की पावर n a की पावर x, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। अब बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। x की पावर n, यहाँ से हमें बहुत से फॉर्मूले मिलने वाले हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अलजेब्रा, अपने आप में वैसे बहुत बड़ा भी है, और यहाँ से बहुत कुछ कैलकुलस में ये देगा भी आप लोगों को। तो बच्चों d अपॉन डी एक्स की पावर n, इस फॉर्मूले को याद करना है। तो इस फॉर्मूले को याद तुम लोगों को याद नहीं करना है, तुम लोगों को सिर्फ देखना है। तो कैसे याद करना है, ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो भैया ये n जो है ना, ये इसके कंधे पे बैठा हुआ है,
तो भाई इसको बोला हमको उतरना है, उतरना है, उतरना है, उतरना है, उतर के नीचे आ गया आगे की तरफ। भाई ऐसे बैठा हो तो कूद के आगे आ गया। तो भाई क्या हुआ, अगर n कूद के आगे आ गया तो n तो यहां आ गया और x यहां बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ 1 2 3 4 5, अब 5 तो कूद के आगे चला गया, बचा कौन, 5 के बाद 4 ही तो बचेगा, यानी कि 5 तो आगे आ गया तो बचा क्या 4, यानी उससे जस्ट पहले वाला। अगर ऐसे करेंगे 1 2 3 अप टू 9 n है, तो n से जस्ट पहले वाला नंबर कौन होता है, n-1 होता है। n से जस्ट पहले वाला नंबर कौन होता है, n-1 होता है। तो भैया n x की पावर n-1। तो इससे देखो d अपॉन dx, ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया है। इससे जो कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, x की पावर 5 है तो 5 आगे आ गया तो कौन बचा ऊपर 4, मतलब उससे एक कम। d अपॉन dx x की पावर 9, अगर 9 आ गया तो कौन बचा 8। d अपॉन dx x की पावर 100 है, अगर 100 आगे आ जाएगा तो x की पावर कौन बचेगा 99, उससे जस्ट एक कम बचेगा। जैसे मैंने बच्चों लिया d अपॉन dx x की पावर 1,000 यानी 1000। तो बच्चों अगर 1000 आगे आ जाएगा तो कौन बचेगा, 1000 आगे आ जाएगा तो 999 बचेगा। 1000 आगे आ गया तो x, अगर एक कम क्या होता है तो 1000 में से एक घटा दो, कितना बचा 999। ये इस तरीके से करना है, यानी कि इससे जस्ट ऊपर वाली जो पावर है वो इससे एक कम होगी। ये बात आप लोगों को क्लियर आई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं, d अपॉन dx x की पावर 1/2 होता है, d अपॉन dx x की पावर 1/2 होता है। तो भैया 1/2 तो आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 -1, और 1/2 -1 होता है, चेक कर लो, माइनस करना आता होगा आपको, चेक कर लो। 1/2 -1, अगर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 x की पावर -1/2 हो गया। और आप लोगों ने बच्चों 9th क्लास में ये बात पढ़ी थी, अगर x की पावर -m है तो इसको हम अपॉन में लेके जाएंगे तो x की पावर +m हो जाएगी। चेक कर लो, आपने 9th क्लास में बात पढ़ी थी। जैसे x की पावर 20 है प्लस, अगर इसको मैं अपॉन में लेके जाऊंगा 1/x की पावर लिखूंगा तो -20 लिखूंगा। इस तरीके से आपने 9th में ये बातें पढ़ी थी। तो मेरे बच्चों 1/2 तो एज इट इज है, अब x की पावर -1/2 नीचे आएगा तो पावर प्लस की 1/2 हो जाएगी, और प्लस की 1/2 बच्चों x की पावर 1/2 क्या होती है √x। जो 1/2 पावर होती है वो रूट होती है, यानी कि हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं √x। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया यहां से, √x का डेरिवेटिव, जो कि इसी फॉर्मूले से हुआ है सॉल्व। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस में इसको सॉल्व अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। √x का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 √x। तो भैया इस फॉर्मूले को याद रखना है, याद मत रखना मगर याद हो जाएगा, ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा, देख लेना। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x क्या होता है, √x का डेरिवेटिव, मेरे साथ बोलो जल्दी बोलो, √x। ओके सुनाई दिया, बहुत अच्छा बोले बच्चे आप लोग। √x = 1/2 √x, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बोल रहे हो आप लोग। तो बच्चों √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने सीख लिया d अपॉन dx x की पावर n का डेरिवेटिव n आगे आ जाता है और x की पावर n-1 हो जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक फॉर्मूला हमने निकल के आया, जो हमने सीखा फॉर्मूला नंबर 1, जो हमें डायरेक्ट यूज करना है, d अपॉन dx √x। आप बताओ जल्दी बोलो मुंह से, मुझे सुनाई दे रहा है, क्या होता है, ओ वाह क्या बात है 1/2 √x, बहुत बढ़िया बोला आपने,
बहुत सही बताया, 1/2√x, यही तो सुनना चाहता था मैं। चलो फॉर्मूला नंबर 1 इससे हमें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई d/dx x की पावर 5/2 का क्या होगा? तो बच्चों 5/2 तो आगे आ जाएगा, 5/2 कहाँ आ गया बच्चों? आगे। और x की पावर क्या हो जाएगी? 5/2 माइनस 1। तो 5/2 x की पावर 5/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3/2। ओके, आपको समझ आया होगा। d/dx 1/x, इसका डेरिवेटिव करना है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को बताया ये 1/x जो है 1/x इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं, देखो इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या है? 1। अगर इसको ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों? -1। पावर क्या हो जाएगी? -1। यानी कि d/dx हम किसका कर रहे हैं? x की पावर -1 का कर रहे हैं। तो बच्चों x की पावर -1 का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, और x की पावर -1 और -1, ये -1 तो रहेगी, इसमें से एक माइनस और कर देंगे तो क्या हो जाएगी? -1 x की पावर -2। ओके बच्चों, तो -1 तो एज इट इज, अगर x की पावर -2 को नीचे लेके आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? +2। तो हमने फॉर्मूला नंबर 2 यहां पर सीख लिया, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। क्या होता है बच्चों? 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। मेरे साथ बोलो बच्चों, -1 का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। चलो बात क्लियर हो गई। हमने यहां से 2 फॉर्मूले निकाल लिए जो बहुत काम आने वाले हैं डायरेक्ट यूज में। √x का डेरिवेटिव 1/2√x और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। चलो आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा का अगला फंक्शन यानी कि a की पावर x को करते हैं। चलो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट। a की पावर x यानी कि d/dx a की पावर x। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x और log a। ये है हमारा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या था? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो बच्चों ये कांस्टेंट यानी कि d/dx, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। 2 की पावर x, 2 की पावर x क्या होगा बच्चों? 2 की पावर x log 2। 2 की पावर x का क्या होगा? 2 की पावर 2 कांस्टेंट और x वेरिएबल है, तो 2 की पावर x log 2। बच्चों d/dx 5 की पावर x, तो बच्चों 5 की पावर x log 5। d/dx 10 की पावर x, तो बच्चों 10 की पावर x log 10 ये होगा। अब देखो कहीं पर आ जाए d/dx e की पावर x, e की पावर x, हालांकि ये एक्सपोनेंशियल है बच्चों, ये e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मगर आप लोगों को बताना चाहूंगा जो e की वैल्यू होती है वो 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है, यानी कि होती तो वैल्यू कांस्टेंट ही है ना बच्चों। तो ये कांस्टेंट फंक्शन भी अलजेब्रिक फंक्शन का कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला कंसेप्ट हो सकता है। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं e की पावर x log e। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा, और लॉगरिथमिक फंक्शन में तो ऐसे क्लियर हो ही जाती है बात। log e इज इक्वल्स टू 1 होता है, log e इज इक्वल्स टू 1 होता है। दैट्स वाई e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x होगा। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला भी हमें मिल गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चों जिसका फॉर्मूला
हमें मिल गया है। e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। हमें इस कंसेप्ट से ये चीज कंक्लूजन के तौर पर मिली है, यानी कि log e 1 होता है, दैट्स वाई यहाँ पर हम 1 रख देंगे, e की पावर x हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला फंक्शन नंबर सेकंड के फॉर्मूले भी समझ लिए। अब बात आती है इसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म भी होती है बच्चों। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके बच्चों, अब हम करते हैं d अपॉन डी एक्स कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो उसका डेरिवेटिव होगा बच्चों 0। क्या होगा बच्चों? 0। यानी कि कांस्टेंट टर्म d अपॉन डी एक्स 1 0, d अपॉन डी एक्स 2 0, d अपॉन डी एक्स a 0, क्योंकि a भी एक कांस्टेंट है बच्चों। तो d अपॉन डी एक्स के 0, d अपॉन डी एक्स अल्फा 0, d अपॉन डी एक्स बीटा 0, d अपॉन डी एक्स पाई इक्वल टू 0। यानी कि सभी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने अलजेब्रा फंक्शन कर लिया है। अब इसके बाद हम अब करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इसके अंदर कवर हो गया है। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कवर हो गया है जिसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। हमने इनवर्स फंक्शन कर लिया, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन कर लिया। लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था d अपॉन डी एक्स log x। लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं बताया, इसके बारे में बता देता हूं। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है बच्चों d अपॉन डी एक्स log x, और log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1 अपॉन x। देखो बच्चों, जो log होता है ना, log उसके बेस में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। उसके बेस में अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो बच्चों d अपॉन डी एक्स log बेस ई एक्स, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों सेम बात है। मगर अगर ई शो करना चाहते हो तो बच्चों d अपॉन डी एक्स तो ऐसी चीज रहेगा, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऊपर वाला log x तो एज इट इज बेस में ई था ना, उसको नीचे खींच के ले गया, यानी कि नीचे क्या बचा? log e। जैसे मैं लिख दूं बच्चों d अपॉन डी एक्स log क्या बेस में ax, तो d अपॉन डी एक्स क्या होता है बच्चों? log x तो ऊपर है ही, ये a नीचे खींच के चला गया इसको लेके, तो log a हो गया। जैसे बच्चों में लिख दूं d अपॉन डी एक्स log bx, तो बच्चों d अपॉन डी एक्स log x तो ऊपर है ही, नीचे log b आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो बच्चों log x तो 1 अपॉन x होता है, और ये log e की वैल्यू क्या होती है? 1। अब बच्चों log x तो 1 अपॉन x होता है, ये log a क्या है? कांस्टेंट, ये एज इट इज नीचे रहेगा। log x की वैल्यू तो बेटा 1 अपॉन x होती है, और log b क्या है? कांस्टेंट, तो ये एज इट इज नीचे रहेगा। तो बच्चों यहां से कंक्लूजन निकल के आया। कंक्लूजन ये है कि डेरिवेटिव करते हैं किसी भी कांस्टेंट का तो 0 होता है, मगर डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो भैया कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाता है, और डेरिवेटिव किसका हो जाता है? फंक्शन का। डेरिवेटिव किसका हो जाता है? फंक्शन का। यानी कि आज की क्लास में मैंने सारे फॉर्मूले आप लोगों के साथ नॉर्मली डिस्कस किए हैं, यानी कि ये एक इंट्रोडक्शन था एक तरीके से कैलकुलस मैथ के अंदर
आज हमने सिर्फ काउंटिंग सीखी है। अब कल से यानी कि कल की क्लास के लिए आप रेडी रहना, क्योंकि कल की क्लास में बहुत मजा आने वाला है और आपको होमवर्क में मिलने वाला है। आज का होमवर्क सिर्फ इतना है, वीडियो को अंत तक कंप्लीट देखना जरूरी है। उसके बाद थोड़ा काट काट के एक एक टॉपिक को जो क्लियर नहीं हुआ उसे बार बार सुनना जरूरी है। इतना कंप्लीट करके रखना। होमवर्क में रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मगर कल की क्लास में बिल्कुल अच्छे से एनर्जेटिक होके, नहा धो के, सूत्रे से बन के बैठना। ओके बच्चों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।